Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. So let's start. Our today's topic is for class 10 pH scale. pH scale बहुत सारे इंडिकेटर का एक मिक्सचर होता है जिससे हम यूज करते हैं किसी एसिड और बेस को कंपेयर करने के लिए कि कोई एसिड और बेस आपस में कितने स्ट्रॉन्ग हैं। मींस जैसे कि आपके पास दो एसिड हैं और आपको ये पता करना है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक, या दो बेस हैं आपके पास और आपको ये पता करना है कि कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस वीक, तो आप यूज करेंगे पीएच स्केल। लेकिन एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज आप प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं, तो आज हम उसके आगे की बात कर रहे हैं कि अगर एसिड और बेस में हमें ये पता करना है कि क्या मीन्स दो एसिड और दो बेसिस के बीच में अगर पता करना है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है या कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग या वीक है, तो उसके लिए हमें पीएच स्केल यूज करना पड़ता है। लेकिन पीएच स्केल के बारे में डिटेल में जानने से पहले हम ये देखेंगे कि एसिड्स जो है वो एसिड्स की कैटेगरी में क्यों रखे गए हैं और बेसिस जो है वो बेस की कैटेगरी में क्यों रखे गए हैं। उनमें ऐसा क्या है कॉमन जो सभी एसिड्स में मिलता है, या सभी बेसिस में कुछ ऐसा कॉमन होगा ना जो सभी बेसिस में मिलता है, इसीलिए वो बेस की कैटेगरी में रखे गए। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी के थ्रू इसको हम समझेंगे। तो देखिए, एक 6 वोल्ट की बैटरी लेंगे हम और उसमें एक बल्ब और एक स्विच को कनेक्ट करते हुए इस तरह से हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे और उस सर्किट के जो दोनों एंड्स होंगे उसको हम आयरन नेल से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से आयरन नेल से कनेक्ट कर देते हैं और इन आयरन नेल्स को एक रबर कॉर्क में फिट कर देंगे इस तरह से, और इस पूरी डिवाइस को बना के हम एक बीकर में इस तरह से प्लेस कर देंगे। अब हम कुछ सैंपल्स लेंगे कुछ चीज़ों के, एक एसिड का सैंपल लेंगे, एक बेस का सैंपल लेंगे, ग्लूकोज लेंगे और अल्कोहल लेंगे। ये 4 सैंपल लेंगे और टेस्ट करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है किस किस के साथ वर्क कर रही है, यानी बल्ब जो है वो किस किस चीज़ के साथ ग्लो करेगा। तो हम इसमें एक एक करके ग्लूकोज, अल्कोहल और एसिड और बेस, ये चारों चीजें भरेंगे और एक एक करके इस डिवाइस को टेस्ट करेंगे। तो हमें क्या मिलता है कि ग्लूकोज और बेस, ग्लूकोज एंड अल्कोहल, इन दोनों के साथ क्या होता है, बल्ब ग्लो नहीं करता है। और एसिड एंड बेस के साथ जब हम टेस्टिंग करते हैं इस डिवाइस की तो बल्ब जो है वो ग्लो करता है। ये स्विच ऑन करने पर बल्ब ग्लो करेगा, मींस इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। किसके साथ? एसिड और बेस के साथ। जब एसिड और बेस के साथ इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि एसिड और बेस में आयन फॉर्मेशन होता है, कैटायन और एनायन मिलते हैं। तो अब हम ये बात समझ में आई कि एसिड और बेस दोनों में ही कैटायन और एनायन होते हैं। तो कुछ कॉमन से एसिड्स और कॉमन से बेस को लेकर देखते हैं कि इनमें एनायन और कैटायन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो एसिड्स में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड या एसिटिक एसिड, इनको देखें अगर, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि सभी में कैटायन की फॉर्म में H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है। देखिए सभी में है। और एनायन की फॉर्म में अकॉर्डिंग टू एसिड के, एसिड में नेक्स्ट जो है अगला कंपोनेंट क्या है, तो इसमें HCl में Cl- आयन होता है, NO3 में नाइट्रेट आयन होता है, इसमें सल्फेट आयन होता है और एसिटिक एसिड में एसीटेट आयन होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपने समझा कि हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रेजेंट होता है एज कैटायन और अदर एनायन जो है वो एसिड में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही कुछ बेस के एग्जांपल ले लेते हैं हम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से अगर हम ले लें तो इनमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एनायन की फॉर्म में OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होता है सभी बेसिस में। OH- आयन एनायन की फॉर्म में
प्रेजेंट है, बाकी जो है एक पार्ट जो है वो आपको पता ही है बेसिस में एक पार्ट जो है वो मेटल से मिलकर बना होता है, तो एक एक मेटल का जो है वो कैटायन होगा। यहाँ पर पोटेशियम आयन, यहाँ पर सोडियम आयन और यहाँ पर कैल्शियम आयन जो है वो कैटायन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इतना देख के आपको ये समझ में आ गया ना कि ये जो है सभी बेसिस में और सभी एसिड्स में क्या कॉमन है। What do all acids and bases have in common? ये देख यहाँ से आपको समझ में आया कि एसिड्स में कॉमन क्या होता है, हाइड्रोजन आयन, और बेसिस में कॉमन क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन। इसी की प्रेजेंस की वजह से ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इतना यहाँ से आपको इस एक्टिविटी से समझ आया। अब हम एक और एक्टिविटी के थ्रू एसिड्स के बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें हम सोडियम क्लोराइड के ये क्रिस्टल हैं, NaCl के सॉलिड क्रिस्टल्स हैं, वो लेंगे और यहाँ हम कॉर्क में जो होल वाला कॉर्क होता है उसमें क्या करेंगे, हम एक डिलीवरी ट्यूब इस तरह से फिट करेंगे। ये है डिलीवरी ट्यूब, ये कॉर्क लगा दिया हमने। और कॉर्क लगाने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें कंसंट्रेट H2SO4। आपने सुना होगा ना एसिड्स के नाम हमेशा डाइल्यूट और कंसंट्रेट के साथ होती है, ये भी क्लियर होने वाला है आगे चल के, समझते जाइए। यहाँ पर हम क्या लेंगे, कंसंट्रेट H2SO4 एसिड जो है इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है इसमें डालेंगे और जल्दी से फिर इसके ऊपर ये फिट कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब ये NaCl और H2SO4 के बीच जब केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या मिलता है, चलिए केमिकल रिएक्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पर कि H2SO4 प्लस NaCl, जब ये इनके बीच रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, तो सोडियम और सल्फेट मिलकर क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट बनेगा। एक तो यहाँ पर Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनेगा, प्लस क्या बनेगा, HCl गैस बनेगी। ठीक है, HCl गैस बनेगी। ये जो है इसकी रिएक्शन होगी बैलेंस रिएक्शन। तो इसमें जो HCl गैस बनेगी वो डिलीवरी ट्यूब के थ्रू बाहर आएगी। तो उस पर हम क्या टेस्टिंग करेंगे कि ड्राई और वेट, ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेंगे, उसको दोनों कंडीशन में लेंगे, एक ड्राई और एक थोड़ा सा वेट लेंगे। जब इसके सामने हम ड्राई लिटमस पेपर को यहाँ पर रखते हैं ब्लू कलर के, तो उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। जब हम यहाँ वेट ब्लू लिटमस पेपर लाते हैं तो क्या होता है, वो रेड कलर शो करता है, यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है। जैसे ही HCl गैस ड्राई थी तब तक तो उसने कोई एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं की। जैसे ही वो वेट लिटमस पेपर के साथ उसने वाटर के साथ रिएक्शन किया और वहां पर उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी शो होने लगी। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि किसी भी एसिड में जब थोड़ा बहुत वाटर का पार्ट मिक्स होगा तभी वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो एसिड का हाइड्रोजन आयन होता है H+ आयन, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, यानी H3O+ आयन बनाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं जब, तो इस हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस की वजह से ही ये एसिड्स जो है एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये जो H+ आयन है यानी हाइड्रोजन आयन है, वो एसिड्स में कभी भी जो है फ्री फॉर्म में देखने को नहीं मिलता है। ये वाटर के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है और फिर सारे एसिड्स जो है एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो यहाँ से ये आपको समझने को मिला। अब एक बात और समझिए यहाँ पर कि जब वाटर मिक्स किया जाता है किसी भी एसिड या बेस में तो क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ इरेज करूंगी मैं, फिर बताते हैं। When water is mixed with acid और बेसिस, तो जब एसिड और बेस के साथ हम वाटर को मिक्स करते हैं तो दो बातें देखने को हमें मिलती हैं। एसिड्स जो है वो सारे ही सॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। तो वहाँ दो चीजें देखने को मिलती हैं। पहली तो जब वाटर मिक्स किया जाता है किसी भी एसिड या बेस में, तो ये जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक
उसका मतलब है इसमें से हीट रिलीज होती है। तो किसी भी एसिड को, इसीलिए कंसंट्रेट एसिड को जब डाइल्यूट यानी पतला करने के लिए जब उसमें वाटर मिलाते हैं हम, तो कभी भी एकदम से एसिड में वाटर को नहीं डालते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, ठीक है। ऐसे ही और दूसरे नंबर पर क्या होता है कि आयन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आयन कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब क्या है कि कोई एसिड है, उसमें अपने वाटर मिलाया तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम में आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया। आयन कंसंट्रेशन यहाँ दोनों के लिए ही लिया गया है, या तो हाइड्रोजन आयन फॉर एसिड्स और OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन फॉर बेसिस। कि अगर आप एसिड में वाटर मिलाएंगे तो उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी पर यूनिट वॉल्यूम, और अगर आप बेस में वाटर मिला रहे हैं तो उसमें OH माइनस आयन डिक्रीज होगी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। और जो आपका एसिड या बेस है, इट गेट बी डाइल्यूटेड, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ से समझ में आया कि एसिड और बेस में वाटर मिलाने पर वो जो है वो डाइल्यूटेड हो जाते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, यहाँ से आपने ये भी समझ लिया कि किस वजह से एसिड की प्रॉपर्टी देते हैं और बेसिस बेस की प्रॉपर्टी किस वजह से। कैटाइन H+ आयन जो होता है वो एसिड्स में होता है, और बेसिस में OH- आयन जो होता है वो एनायन की फॉर्म में होता है, जिस वजह से ये एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इतना यहाँ से आपने जान लिया। अब हम बात करेंगे pH स्केल की, क्योंकि pH स्केल में यही बात जो है वो इसी पर बेस होता है कि आयन कंसंट्रेशन कितना है किसी एसिड में, तभी वो एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग या वीक, या बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग और वीक होगा। तो यहाँ पर हम अब बात करेंगे pH स्केल कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। pH स्केल सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है, और ये जो है एक H+ आयन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग कलर्स देता है। देखिए किस तरह से होता है, ये एक स्केल टाइप होता है, ये स्ट्रिप होती है, और इसमें जो है वो कलर्स के हिसाब से ये 0 से 14 नंबर तक का इसका हिसाब होता है, और ये मिडिल में जो है वो 7 होता है, 7 नंबर होता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से ये बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14, 8 9 10 11 12 13 and 14 नंबर का ये हो गया। तो ये क्या है, कलर्स के थ्रू शो करते हैं। अगर एसिड है तो यहाँ पर रेड कलर आता है, डार्क रेड, और 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, 7 नंबर न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल का एग्जांपल जो है ब्लड और प्योर वाटर जो है वो न्यूट्रल केमिकल का एग्जांपल होता है। कोई भी केमिकल जो बिल्कुल ही न्यूट्रल है तो वो 2 एग्जांपल ये हैं। और ये 14 पर अगर आपका है तो ये जो है वो देगा ब्लू कलर, ठीक है। तो कलर जो है वो H+ आयन की कंसंट्रेशन या OH- आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड होती है। अगर 7 से 14 की तरफ pH बढ़ रही है, या 7 से 14 की तरफ pH जाती है तो वो बेस होते हैं, और 7 से जब 0 की तरफ जाएगी कोई भी केमिकल नंबर देगा तो वो सारे कहलाते हैं एसिड, ठीक है। एसिड्स जो है वो 7 से कम pH होती है और बेसिस की pH 7 से ज्यादा रहती है। देखिए तो इसमें आयन कंसंट्रेशन किस तरह देखी जाती है, ये देखिए आयन कंसंट्रेशन के लिए कुछ इस तरह से बनाते हैं हम इसको। ये देखिए, ये जो ऊपर का डॉटेड पार्ट या थोड़ा सा शेडेड पार्ट है, ये है H+ आयन कंसंट्रेशन। क्या है, H+ आयन कंसंट्रेशन। और ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ये है OH- आयन कंसंट्रेशन, ये 7 नंबर है, और ये 14 नंबर है, और ये 0 नंबर है। अब अगर कोई एसिड है तो उसकी pH 7 से 0 की तरफ जाती हुई है, तो जितना pH की वैल्यू कम होगी उतना ही वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा।
पीएच की वैल्यू जितनी कम आएगी, मीन्स 0 की तरफ बढ़ती हुई होगी, उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, क्योंकि उसमें पर यूनिट वॉल्यूम H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी। यानी कि पीएच स्केल पर अगर आप 7 से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, 0 की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, H+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। और अगर 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर H+ आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। या फिर हम इसका उल्टा कह सकते हैं कि 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो OH- आयन डिक्रीज हो गई है कंसंट्रेशन, और अगर 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो OH- आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो बेस के केस में हम ये कह सकते हैं कि OH- आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। कोई बेस स्ट्रॉन्ग कब होता है, जब OH- आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो, और जितनी OH- आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी उतना ही बेस का जो पीएच स्केल पर नंबर आएगा वो भी इंक्रीज होगा, यानी कि 7 से ज़्यादा ही इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन एसिड के केस में उल्टा होता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H+ आयन कंसंट्रेशन तो इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन जितना H+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा उतना ही पीएच वैल्यू इसकी डिक्रीज होगी। पीएच वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, और यहाँ पर पीएच वैल्यू क्या होगी, आयन कंसंट्रेशन के साथ साथ इंक्रीज होगी। तो ये बात यहाँ आपको ध्यान रखनी कि एसिड्स के केस में जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी पीएच वैल्यू डिक्रीज होगी, और जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसकी पीएच वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो ये बात यहाँ से आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप दो एसिड्स के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं तो जिस एसिड में की पीएच वैल्यू कम है वही एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, या जिस एसिड में H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे दो बेस को जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो जिस बेस की पीएच वैल्यू ज़्यादा है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और जिस बेस की पीएच वैल्यू कम है वो वीक है कंपैरेटिवली, जब दो का कंपैरिजन हो रहा है तब। या फिर हम कह सकते हैं कि जिस में OH आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है बेस में, उसी की वैल्यू जो है ज़्यादा आती है। लेकिन एसिड्स के केस में ऐसा उल्टा रहता है कि पीएच वैल्यू कम आती है स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, आयन कंसंट्रेशन जिसकी ज़्यादा उसकी पीएच वैल्यू कम आएगी। तो ये दो बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है पीएच स्केल स्टडी करने के लिए। तो पीएच स्केल में क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि अगर जो है पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग कैसा एसिड कैसा है, दो एसिड्स के बीच अगर पीएच वैल्यू किसी के की ज़्यादा है कि कम है तो एसिड कैसा है। या फिर आयन कंसंट्रेशन के बारे में पूछते हैं कि क्या मतलब है कि अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है दूसरे से तो इस बात का क्या मतलब है आयंस को लेकर। तो आप कह सकते हैं कि H+ आयन कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड में ज़्यादा होगी और वीक एसिड में कम होगी। या अगर स्केल वैल्यू की बात की जाए तो एसिड की पीएच वैल्यू कम होगी स्ट्रॉन्ग वाले की, और वीक वाले की पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इतनी बात यहाँ से हमने ध्यान रखनी है। अच्छा, पॉइंट्स में भी आ सकती है वैल्यू, ऐसा नहीं है कि 7 के बाद 6, 5, 4 ऐसे ही रहे, 6.5, 5.5 इस तरह से भी आ जाती हैं पीएच वैल्यू, पॉइंट्स में भी चलती है। ठीक है, तो ये इतना यहाँ से आपको पीएच स्केल स्टडी करना है। अच्छा, कलर्स के बारे में अगर देखें तो कलर जो है रेड है, और थोड़ा सा इधर जाते जाएंगे तो क्या होता जाता है, रेड शेड थोड़ा वीक होता जाएगा और यहाँ 4 या 5 के आसपास पहुँचकर ऑरेंज कलर देगा ये। ठीक है, और फिर ये ऑरेंज कलर 7 थोड़ा और वीक होता जाएगा जैसे ही पीएच वैल्यू 5 से 6, 7 की तरफ जाती जाएगी, और 7 पर जो है वो ग्रीन कलर देते हैं, ये ग्रीन कलर देगा, कोई भी जो न्यूट्रल होगा वो ग्रीन कलर देगा केमिकल। और अगर एसिड की तरफ बढ़ना शुरू होंगे तो ग्रीन के साथ फिर थोड़ा सा ग्रीन ब्लूइश ग्रीन सा होता जाएगा, इधर बढ़ते जाएंगे, और फिर यहाँ 11, 12 से आगे जाएंगे तो फिर थोड़ा सा ब्लू शेड आने लगेगा, लाइट से थोड़ा डार्क होता हुआ, और 14 पर डार्क ब्लू सा शेड आ जाता है। अगर कलर के हिसाब से देखा जाए तो इस तरह से कलर जो है देखने को मिलते हैं पीएच स्केल पर। ठीक है, तो इतना आपको पीएच स्केल से अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप कि एसिड और बेस में क्या चीज़ रिप्रेजेंट होती है जो उनको एसिडिक और बेसिक नेचर बताती है आयंस के हिसाब से। ठीक है, और ये पीएच स्केल को किस तरह स्टडी किया जाता है उस पर एसिड और बेस को। तो इतनी बातें यहाँ आपको देखने को मिली। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच स्केल इन आवर डेली लाइफ।
तो डेली लाइफ में क्या है कि जो हमारी बॉडी है, इसमें जो ब्लड है, तो हमारी बॉडी जो है 7 to 7.8 pH तक ही जो है वो प्रॉपर फंक्शन करती है। अगर हमारी बॉडी का जो pH है ज़्यादा या कम होता है तो हमारे बॉडी में pH अगर वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी बॉडी जो है वो थोड़ा सा बेसिक नेचर देने लगती है, और अगर pH वैल्यू घटेगी तो एसिड बनने लगता है हमारी बॉडी में। तो ये चीज़ जो है वो हमारी जो बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ठीक नहीं होती है और हम डिजीज फील करते हैं। ऐसे ही प्लांट्स के लिए भी होता है कि प्लांट्स जो है वो भी एक डेफिनेट जो pH वैल्यू होती है उसी पर प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं। तो प्लांट्स के लिए ये वैल्यू 5.5 to 7 रहती है। ऐसे ही जब वाटर की pH वैल्यू 5.6 से कम होगी, वाटर मीन्स यहाँ रेन वाटर की बात हो रही है कि रेन वाटर की वैल्यू जब 5.6 से कम होती है तो उस समय एसिड रेन, वहाँ से फिर एसिड रेन जो है, रेन में एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है और वो एसिड रेन की कैटेगरी में आने लगती है। ऐसे ही डेली लाइफ में जो है हमारे जो टूथ है वो कैसे डिके हो जाती है, कैसे सड़ जाती है, दांतों में सड़न क्यों हो जाती है कि जब भी आप हमारे दांतों में अगर फूड स्टक रहेगा, हमारे टीथ में खाना लगा रहेगा, तो क्या होता है कि हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस पर डिजेनरेशन प्रोसेस करते हैं, यानी कि जो ग्लूकोज होता है हमारे फूड में, शुगर पार्ट, उस पर डिजेनरेशन की प्रोसेस करते हैं और इस प्रोसेस में एसिड बनता है। और वो एसिड हमारी टूथ की इनेमल जो कि बनी होती है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की, उस पर जो है वो एसिड वर्क करता है और वो इनेमल जो है हमारी बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है और वो एसिड्स जो है वो उसको भी डिके कर देते हैं। हमारे दांतों में सड़न होने लगती है, सेंसिटिविटी होने लगती है, ठंडा गर्म ये सब चीज़ें लगने लगती हैं, तो ये इसी वजह से होता है। ऐसे ही जो बी स्टिंग की बात करते हैं हम, तो बी स्टिंग जो है वो एसिडिक होते हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी बेस के साथ उसकी रिएक्शन करानी पड़ती है। ऐसे ही जो बास्ट स्टिंग होता है उसकी नेचर बेसिक होती है, तो वहाँ पर अगर हम कुछ एसिडिक चीज़ जैसे कि एसिटिक एसिड सिरका होता है घर में या लेमन जूस होता है, उसको अगर आप बास्ट स्टिंग हो जाए आपको, यानी बास्ट यानी ततैया होती है येलो कलर का जो होता है ना इंसेक्ट, हनी बी की तरह ही जो येलो कलर का इंसेक्ट देखने को आपको मिलते हैं, ततैया बोलते हैं, या कहीं बर भी बोला जाता है, बर्रैया बोलते हैं इसको। तो वो अगर स्टिंग कर दे तो आप उस पर एसिड यूज करेंगे। एसिड से मतलब एसिटिक एसिड यानी विनेगर जो होता है घर में वो यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा आप वहाँ पर रब करेंगे तो आपको रिलीफ फील होगा, या फिर आप वहाँ पर लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं तो आपको रिलीफ फील होगा। या फिर अगर आपको बी स्टिंग हुआ है यानी मधुमक्खी ने काटा है तो आप उस पर कुछ, वो एसिडिक होता है तो आप उस पर कुछ बेस यूज़ करेंगे। तो बेस चीज़ें घर में क्या होती है, तो आपका जो बेकिंग सोडा होता है वो यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं टूथपेस्ट। तो इन दो चीज़ों को अगर आप रब करेंगे तो आपको क्या फील होगा वहाँ पर। अच्छा, टूथपेस्ट बेसिक क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारे दांतों की सड़न में अभी मैंने बताया कि एसिड बनता है, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए टूथपेस्ट बेसिक बनाए जाते हैं, जिससे कि वो एसिड और बेस न्यूट्रल बना देते हैं हमारे माउथ की पीएच को। तो इतना यहाँ से आपने जाना। एक एग्जांपल और देखते हैं, एक नेटल नाम का प्लांट होता है, हर्बेसियस प्लांट नेटल, तो उसमें जो है मीथेनोइक एसिड होता है। मीथेनोइक एसिड उसकी लीव्स में स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, उनमें मीथेनोइक एसिड होता है। अगर वो हमारी बॉडी से टच हो जाते हैं तो वहाँ हमें इरिटेशन या पेन फील होता है। ऐसा ही मीथेनोइक एसिड ही जो है वो होता है आपकी बी स्टिंग में, तो उससे भी आपको इरिटेशन और पेन फील होता है। तो उसको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए नेटल प्लांट के पास ही एक डोग प्लांट पाया जाता है, उसका नेचर होता है बेसिक। तो जब अगर आप डोग प्लांट के लिए को उस पर रब करेंगे तो आपको रिलीफ फील होगा। ये कुछ डेली लाइफ के जो है वो एग्जांपल आपको यहाँ देखने को मिले। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि जो एसिड और बेस वाला जो आपने सीखा था ना कि एनाइन और कैटाइन जो मिलते हैं, तो उसको हम कुछ इस तरह भी देख सकते हैं कि एसिड में एक तो आपका H+ आयन होता है और साथ में X पार्ट मान सकते हैं जो दूसरा पार्ट होता है, कोई भी कैटाइन है जो उसको हम X पार्ट मान सकते हैं। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो क्या होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज होते हैं ना, तो जब बेस को लेंगे तो इसमें OH- आयन होता है और साथ में एक मेटल पार्ट होता है, ये भी आप जानते हैं। तो H × X + MOH अगर इस तरह से है तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो X और M तो सॉल्ट फॉर्मेशन कर देते हैं। बचा क्या, यहाँ पर क्या बनेगा, सॉल्ट, जो कि क्या से बनेगा, X और M की रिएक्शन, इसको XM या MX भी लिख सकते हैं, प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है। तो वाटर किससे बनेगा, ये जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो बचे हैं, इन दोनों की ही वजह से क्या बनता है, वाटर फॉर्मेशन होता है H2O। तो ये
जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस तरह से आप अब और आसानी से याद कर सकते हैं कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं और वाटर बनता है। तो कैसे बनता है ये यहाँ से और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना जो है आज आपने पीएच स्केल के साथ एसिड और बेस की एक और प्रॉपर्टी के बारे में जाना कि किस प्रॉपर्टी की वजह से एसिड एसिड की कैटेगरी में रखे गए हैं, बेस बेस की कैटेगरी में रखे गए हैं, और किस तरह से आपने देखा कि H+ आयन और OH+ आयन मिलके वाटर फॉर्मेशन करते हैं और मेटल पार्ट और एसिड का दूसरा जो एनायन होता है वो मिलके क्या बनाते हैं, वो सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। तो इतना आपने यहाँ से पीएच स्केल को किस तरह स्टडी करते हैं ये भी आपने यहाँ से आज जाना। तो आज का ये वीडियो आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।